हेलो स्टूडेंट्स, एन की मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज हम यहाँ पर एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो कि आपके जितने भी लॉ एग्ज़ाम वगैरह हैं, आपके जुडिशियल एग्ज़ाम हैं, उसके रिगार्डिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी यहाँ पर ये उसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो रिगार्ड करता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रॉमिस। आपको तो पता ही होगा, जब ऑफ़र बनाया जाता है और जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब वो प्रॉमिस बन जाता है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम प्रॉमिस की बात करें तो उसमें दो एसेंशियल चाहिए जो कि ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे अनुकल्पिक वचन की दशा में जिसकी एक शाखा वैध है और दूसरी शाखा अवैध है तब वहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 58 से रिलेट करता है, जिसके अंतर्गत साफ बताया गया है केवल जो लीगल ब्रांच होगी उसी को केवल यहाँ इस संबंध में इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है। क्वेश्चन, ए एक संगीत समारोह में 1000 रुपये पर जो कि उसे एडवांस दे दिए गए हैं बी के लिए परफॉर्म करने की कॉन्ट्रैक्ट करती है, पर जिस दिन परफॉर्म किया जाना है उस दिन ए इतनी बीमार है कि परफॉर्मेंस नहीं कर सकी है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। यहाँ इसका आंसर ये होगा कि यहाँ पर जो ए है उन लाभों की हानि के लिए कंपनसेट करने को बाउंड नहीं है जो बी को होते यदि ए के द्वारा परफॉर्म किया जाता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उसके द्वारा जो 1000 रुपये एज ए एडवांस में रिसीव करे गए थे वो उसे वापस करने होंगे। जो प्रेजेंट क्वेश्चन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 65 को जो आप रीड करेंगे तो उसी के तहत जो इलस्ट्रेशन दे रखे गए हैं उसी में से यह एक इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन, जब कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। अगर कोई पागलखाने का रोगी है जो कि अंतरालों में स्वस्थचित हो जाता है उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कब किया जा सकेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 12, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर पार्टीज को साउंड माइंड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और जब वो पागलखाने का रोगी जब अंतरालों में स्वस्थचित हो जा रहा है तो जिनमें वो साउंड माइंड है उस टाइम पर वो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। क्वेश्चन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बिना कंसीडरेशन के किया जा रहा है वो क्या है। तो सेक्शन 25 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो कहता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिना कंसीडरेशन के वो वॉइड माना जाता है। लेकिन हाँ, इस नियम के भी अपने कुछ इस संबंध में एक्सेप्शन बताए गए हैं। क्वेश्चन, ए एक गाय देखभाल के लिए बी को देता है, गाय के बछड़ा पैदा होता है बिना किसी तो प्रतिकूल संविदा के अभाव में। अब यहाँ पर ड्यूटी क्या बनेगी, तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए बेलमेंट के बारे में, जिसमें एक पर्सन होता है बेलर और दूसरी पार्टी कहलाती है जिसमें बेली। और जो आपका ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वो रिलेट करता है इस संबंध में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 163 से रिलेट करता है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि जब बेलर के द्वारा अगर कोई गुड्स बेली को दिए गए हैं तो जब बेली उन गुड्स को वापस करेगा, उन गुड्स में अगर किसी तरह का कोई इंक्रीजमेंट हो चुका है तो यहाँ पर बेली की ड्यूटी बनेगी कि वो उन गुड्स को उन इंक्रीजमेंट के साथ बेलर को वापस करे। यूँ कह सकते हैं कि बेलर का एंटाइटल हो जाएगा बेलर कि वो उन गुड्स को उन इंक्रीजमेंट के साथ रिसीव कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो बी है वह गाय और बछड़ा दोनों को ए को वापस करने के लिए बाउंड माना जाएगा। क्वेश्चन, यह क्वेश्चन रिलेट करता है फाइंडर ऑफ गुड्स से। जब कोई व्यक्ति है जिसे कोई सामान मिला है वो बन गया फाइंडर ऑफ गुड्स। क्या फाइंडर ऑफ गुड्स जो व्यक्ति है वो सामान को बेच सकता है, ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है। तो क्वेश्चन रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 169 से रिलेट करता है। सामान्यतः विक्रय होने वाली खोई हुई चीज को पाने वाला बेच सकेगा, जबकि पाई गई चीज के बारे में पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य के 2/3 तक पहुंच जाएं, तब ऐसी कंडीशन में वो ऐसा कर सकता है। ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन है वो रिलेट करता है सब एजेंट से। एक होता है एजेंट और एक होता है सब एजेंट। इसकी थ्योरेटिकल क्लासेस वगैरह भी कंप्लीट करवाई गई हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 191 में बताया गया है सब एजेंट के बारे में। सब एजेंट जो है ना यहाँ पर, अब इसमें उसको कौन एम्प्लॉयड करता है, तो सही आंसर होगा ही इज एम्प्लॉयड बाय द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। सब एजेंट किन कंडीशंस में उसको यहाँ पे एम्प्लॉयड किया जाएगा, उसे
किसके द्वारा एम्प्लॉयड करा गया है? ओरिजिनल जो एजेंट होता है उसके द्वारा उसे यहाँ पर एम्प्लॉयड किया जाता है। सेक्शन 191 जो है इसकी रिगार्डिंग बात कर रहा है। क्वेश्चन रीड करिए, बताइए क्या आंसर होगा। बी को ए यह प्राधिकार देता है, बी को ए यह प्राधिकार देता है कि ए की भूमि बेच दे और उस विक्रय के आगामों में से उन ऋणों को संदाय कर ले जो उसे ए के द्वारा शोधने हैं किसी अभिव्यक्त संविदा के अभाव में। ए जो है वो ऑथराइज कर रहा है बी को टू सेल, ए की जमीन बेचने की बात कर रहा है, एंड टू पे ऑफ द प्रोसीड ऑफ डेट सेल द डेब्ट्स ड्यू टू हिम बाय ए इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ए कौन है? यहाँ पर ए माना जाएगा प्रिंसिपल की भूमिका में, बी यहाँ पर एजेंट की भूमिका में माना जाएगा। यहाँ पर जो ए है वो बी से कह रहा है कि जो बी है, बी जो है यहाँ पर उसे ए से पैसे रिसीव करने हैं जो उसने ए को उधार दिए थे। इसलिए यहाँ पर जो ए है वो बी से कह रहा है कि बी एक काम करे कि अपने पैसे, अपना डेब्ट फुलफिल करने के लिए वो ए की ज़मीन है उसको बेच दे। यहाँ पर अब इस संबंध में अब सबसे बड़ी बात है कि कल को अगर यहाँ पर ए पागल हो जाता है, कल को अगर यहाँ पर ए मर जाता है, तो यहाँ पर जो उसकी ऑथराइजेशन थी इस एजेंसी की, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? क्या यहाँ पर ये एजेंसी टर्मिनेट कर जाएगी? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 202 के अंतर्गत, जो कि रिलेट करता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक याद रखना, जब वहाँ पर उस एजेंसी में खुद वो एजेंट उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट रखे हुए है ना, तब वहाँ पर इस प्रकार के ऑथराइजेशन को ना तो ये जो ए है वो खुद ख़त्म कर सकता है और ना ही उसके मरने पर या उसके पागल हो जाने पर इस ऑथराइजेशन को ख़त्म माना जा सकेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 202 के अंतर्गत इस बारे में बताया गया है। क्वेश्चन रीड करिए, बताइए क्या आंसर होगा। बी के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन ए करता है, यानी ए क्या कर रहा है? प्रोमिसर है। ए प्रॉमिस कर रहा है कि वो बी के लिए एक पेंटिंग बनाएगा। अब यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को कौन फुलफिल करेगा? क्या यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए ए के द्वारा किसी कॉम्पिटेंट व्यक्ति को आयोजित किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है? ए के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर लेंगे परफॉर्म करने के लिए? ए के जो बच्चे होंगे वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, या फिर केवल ए ही इसे परफॉर्म कर सकता है? यह जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर वो पर्सनल स्किल पर बेस है। इसीलिए नियम यह कहता है जनरल स्पीकिंग कि इस वाले प्रॉमिस को केवल ए ही परफॉर्म कर सकता है और कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ए को वचन का पालन स्वयं करना होगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 से रिलेट करता है, बताइए सही आंसर क्या होगा। स्वयं खेती करना, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पूछा यह गया है स्वयं खेती करने का जो अर्थ दे रखा गया है इस एक्ट के इस कोड में, उसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं है उसमें? तो बताइए सही आंसर क्या होगा। स्वयं खेती करने से अभिप्राय अपने कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम के द्वारा, अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा, अपने कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा अपने स्वयं के लिए खेती करना। इसमें ये वाला पॉइंट नहीं आता है। ऐसी मजदूरी जो फसल के अंश के रूप में दे है वहाँ पर इसकी मनाही है, ये यहाँ पर इसमें स्वयं खेती करने के इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन आराम से रीड करिए फिर बताइए। राजस्व निरीक्षक, भूमापक एवं पटवारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन उनके कर्तव्यों से संबंधित कार्य करने के निर्मित किसी भवन या किसी निवास गृह संलग्न किसी घेरा लगे हुए प्रांगण उद्घाटन में कलेक्टर, तहसीलदार, उसके वास्तविक स्वामी, उसके अधिभोगी की सम्मति के बिना प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसकी सहमति लेना उन्हें आवश्यक होगा वहां पर प्रवेश करने के लिए। सही आंसर होगा उस जगह के अधिभोगी ऑक्यूपायर की सम्मति के बिना प्रवेश नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन, कौन सा राजस्व अधिकारी किसी मामले को
अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच और रिपोर्ट के लिए नहीं सौंप सकता है। नेगेटिव ये क्वेश्चन है, कौन सा राजस्व अधिकारी किसी मामले को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच और रिपोर्ट के लिए नहीं सौंप सकता है? सही आंसर क्या होगा इसका? नायब तहसीलदार है। कौन ऐसा नहीं कर सकता है? नायब तहसीलदार ऐसा नहीं कर सकता है। क्वेश्चन, कृषि के अंतर्गत जो कृषि शब्द यहाँ बताया गया है इस कोड के अंतर्गत जो डिफाइन कराया गया है सेक्शन 2 के सब क्लोज बी खा के अंतर्गत, तो कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो कृषि के अंतर्गत उद्यान कृषि, फलोद्यान लगाना, उनका संरक्षण करना, चारे चराई या छप्पर छानने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया, नहीं सब आते हैं, पर ये बड़े झाड़ों का जंगल कृषि के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन, राजस्व पदाधिकारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन चलने वाले किसी मामले या कार्यवाही में हुए व्यय को कितनी सीमा तक दिलवा सकते हैं? तो जैसा वह उचित समझे उतनी सीमा तक वो यहाँ पर दिलवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भूमि में किसी अधिकार का हित विधि पूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 के अंतर्गत किनको देगा? वो ऐसी सूचना यहाँ इस संबंध में किनको देगा? पटवारी को देगा। वह पक्षकार जिसके विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में एक राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, आदेश के दिनांक से और अगर सम्मन की तामील समग्र रूप से ना की गई हो तो आदेश के जानकारी में आने की दिनांक से 30 दिन के भीतर उसे अपास कराने के लिए आवेदन कर सकेगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या पूर्वत तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे ब्याज दिला सकेगा। ऐसे ब्याज की वार्षिकी से अधिक नहीं होगी। कितने % का ब्याज दिला सकेगा? वह 6% से ज्यादा की नहीं होगी। क्वेश्चन, एक डिक्री के निष्पादन, जब डिक्री को एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है, एक डिक्री के निष्पादन की कार्रवाई में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं है, तो ऐसा प्रश्न किसके द्वारा अवधारित किया जाएगा? डिक्री या निष्पादन कर रहे न्यायालय के द्वारा, बाय द कोर्ट पासिंग डिक्री और कोर्ट परफॉर्म द एग्जीक्यूशन। धारा 80, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत लिखित सूचना दी जानी है सरकार के विरुद्ध वाद संहित किए जाने के संबंध में। तो लिखित सूचना सरकार के विरुद्ध वाद संहित किए जाने की तिथि से 2 महीने पूर्व दी जानी चाहिए। सेक्शन 80 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अंडर 2 months रिटन नोटिस टू बी डिलीवर बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ए, एक घर को बी को 500 रुपये वार्षिकी भाटक के पट्टे पर देता है। 1905, 6 और 7 इन सभी वर्ष, इन पूरे वर्षों का भाटक शून्य है और दिया नहीं गया है, रेंट अभी पे नहीं करा उसने। ए सन 1908 में बी पर केवल सन 1906 के शोध्य भाटक के लिए वाद लाता है, जबकि उस पर ड्यू कितना हो रहा था? 5 भी था, 6 और 7 तीनों के थे, पर वो सिर्फ 1906 के लिए लाता है वाद ओनली। बी के ऊपर ए, उसके बाद अब ए एक घर बी को दे रहा है और बी के ऊपर यहाँ पर भाटक यानी कि जो ऋण है, जो रेंट वो बकाया है कितने सालों का? 3 सालों का। पर ए ने जो सूट फाइल किया है, ए ने केवल यहाँ पर इस संबंध में 1 साल के रेंट के बकाया का सूट फाइल किया है 1906 के लिए। अब यहाँ इस संबंध में जो ए है वो 1905 या 1907 दोनों में से किसी भी शोध्य भाटक के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, वह बंधक करता वह मोर्गेजी जिसने 2 या 2 से अधिक बंधक एक ही बंधकदार के पक्ष में निष्पादित करे हैं, 2 या 2 से अधिक बंधक एक ही व्यक्ति को मोर्गेज करे हैं, अगर वहां पर कोई प्रतिकूल संविदा ना हो तो उस समय जब उन बंधकों में से 2 या 2 से अधिक बंधकों का मूलधन शोध्य हो गया हो तब अब क्या किया जा सकेगा? आंसर बताइए। ऐसे किसी एक बंधक का पृथकता या बंधकों में से एक साथ ही 2 या अधिक बंधकों का मोचन कराने का उसे अधिकारी माना जाएगा। और ये वाली बात कहाँ दे रखी गई है?
सेक्शन 61 में दे रखी गई है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 61 इससे डील करता है। जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हैं, मतलब दान किया जा रहा है, गिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड हैं, तब ऐसे में उसका रिजल्ट क्या होगा? ऐसे में यहाँ पर वर्तमान संपत्ति के ऐसे में यहाँ पर इस संबंध में वर्तमान संपत्ति के बारे में तो सही है, लेकिन फ्यूचर संपत्ति जो होगी उसके बारे में वह विधान जो है वो इस संबंध में शून्य माना जाएगा। जिस दान में और यहाँ इस संबंध में जो प्रेजेंट क्वेश्चन है आपका, वो कौन से सेक्शन से डील करता है? सेक्शन 124 से डील करता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 124 से डील करता है। क्वेश्चन, जहां स्थावर संपत्ति का पट्टा रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया गया है, वहां ऐसी लिखित किनके द्वारा एग्जीक्यूट की जाएगी, निष्पादित की जाएगी? पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के द्वारा। और सेक्शन 107 इससे डील करता है। यस, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए रखा है। आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। इस संबंध में कोई जजमेंट डेप्टर है, उसको धन के संदाय के डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया है और निर्णीत ऋणी डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को संदिग्ध कर देता है जिसने उसे गिरफ्तार किया है, तो वो अधिकारी अब क्या करेगा? उसको तुरंत वहीं पर छोड़ देगा या फिर क्या करेगा? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यस, ये तो इसका पार्ट सेकंड है। अभी तो फिलहाल पार्ट फर्स्ट इसका कंप्लीट हुआ है और इसी के साथ मैं अपनी क्लास आज की यहाँ कंप्लीट करती हूँ। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कोई कमी वगैरह भी अगर आपको लगी हो इस संबंध में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा मुझे इस संबंध में। तो चलिए फिलहाल के लिए अपनी क्लास यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं।